तो आइए आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का कोशिश करें। जैसे जिंक का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ये वैल्यू आपको बुक में दिया मिलता है, लेकिन आज हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन लिख। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। क्या बोला गया है, क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। कौन सा इलेक्ट्रोड का, जिंक इलेक्ट्रोड का। मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड का। तो आपको पहले बताया गया है कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। सिंगल इलेक्ट्रोड को पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जुड़ना पड़ता है, और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर जिंक को एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग इसका कैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर आपको दिया जा रहा है, उस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आप फिगर को देख पा रहे होंगे। इस फिगर में आपको दिखाया गया है, जैसा हम जानते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रोड का आप पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। यहाँ आप फिगर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक जिंक इलेक्ट्रोड लगा दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो जिंक को हम किससे जोड़ दिए हैं, ये आपका स्विच है, एस का मतलब स्विच, ये वोल्टमीटर है, ठीक है। और इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया गया है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये, क्या है जी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। तो सेटअप आपको कैसे करना है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है जिंक इलेक्ट्रोड का, जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना है। जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो जिंक इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो उस जिंक इलेक्ट्रोड को हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ से सवाल आता है कि जिंक को हम लेफ्ट साइड क्यों रखते हैं, जिंक को राइट साइड क्यों नहीं रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी जो रिएक्शन होगा उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हम जिंक को लेफ्ट साइड क्यों लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना होता है, तो आपको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसको कनेक्ट करके एक सेल तैयार करना है, और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका सेल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। यहाँ पे निकाल के दिया गया है, आप देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी आपको सॉल्व करके बताएंगे। चलिए तो हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस फिगर को हम फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। जिंक को लगाते हैं जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। आप जैसा जानते हैं इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, जबकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, यहाँ पे स्विच दिया गया है, और यहाँ वोल्टमीटर में देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो है ना नीडल जो है थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमको वोल्टमीटर मेजर करके बताएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो एक फॉर्मूला आपको दिया गया था, ई नॉट सेल, ठीक है। ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला आपको दिया गया था, ई नॉट आर और माइनस ई नॉट एल। ई नॉट आर का मतलब आप जानते हैं, ई नॉट आर का मतलब होता है आर राइट साइड में, राइट साइड में कौन होता है, राइट साइड में होता है कैथोड, और ई नॉट एल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में होता है एनोड। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ई नॉट सेल का वैल्यू जो है ना हमको कैसे पता चलता है, देखिए यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं कि जिंक जो है ना
यहाँ पे जिंक से इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और जिंक के इलेक्ट्रोड पर निगेटिव चार्ज हो जाता है, और जिसका निगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करेगा, जबकि जिंक एनोड की तरह काम करेगा। और आपको पता होना चाहिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग राइट साइड लिखते हैं। तो इनॉट सेल का फॉर्मूला आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ से इनॉट सेल का वैल्यू जो आता है ये हमें मेजर करके बतलाता है कौन, वोल्टमीटर। सेल जो बनाया गया है उसका पोटेंशियल कितना आता है इनॉट सेल का, तो यहाँ से 0.76 वोल्ट आता है। ये वैल्यू हमें कहाँ से मालूम चला, ये वैल्यू आपको वोल्टमीटर से मालूम चलेगा। अब ई नॉट कैथोड तो आप जान रहे हैं ना, ई नॉट कैथोड का मतलब हुआ कैथोड का सेल पोटेंशियल। आप जानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल हम लोग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। और जबकि ई नॉट ए बोले तो ए का मतलब एनोड किसका बना के रखे हैं आप, जिंक का। तो ई नॉट ए माइनस में हम सीधा करके लिख दे रहे हैं 0.76 वोल्ट। जो RHS में था उसको LHS में लिखा गया है, और जो LHS में है उसको RHS में लिखा गया। अब यहाँ से हम ई नॉट ए का वैल्यू अगर लिखेंगे तो माइनस 0.76 वोल्ट। ये ई नॉट ए क्या निकल के आया, आप सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है सर कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ई नॉट ए फॉर एनोड किसका है, तो आप समझ सकते हैं हाँ जिंक का है। तो यहाँ पे आप जिंक भी लिख सकते हैं। जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होता है माइनस 0.76 वोल्ट। इसको आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन अब हम लोग और करने वाले हैं, उस क्वेश्चन को आप पहले लिख लें, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। वहाँ पर जिंक मेटल था लेकिन यहाँ पर जो है आपका कॉपर मेटल है। कॉपर धातु का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है। फिर से हम जानते हैं किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो कॉपर को हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देंगे और उसके बाद उसमें वोल्टमीटर लगा देंगे, और वोल्टमीटर हमें मेजर करके बतला देगा उसका पोटेंशियल। और फिर हम फार्मूला के हेल्प से कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड कर लेंगे। तो फिर से हम एक यहाँ पे फिगर आपको दिखाते हैं, और उस फिगर के जरिए से हम लोग उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करें। आप फिगर देख पा रहे होंगे। इस फिगर में और इससे पहले के फिगर में क्या डिफरेंस है, आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पर आपको ये पता चलता है कि इससे पहले के फिगर में जिंक को लेफ्ट साइड लगाया गया था, लेकिन अब कॉपर को राइट साइड लगा दिया गया है और लेफ्ट साइड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगाया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिंक को जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन कॉपर को जोड़ने पर कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ने पर। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड के तरह काम करता है, जबकि कॉपर कैसे काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। आप जानते हैं एनोड का साइन क्या होता है, निगेटिव। कैथोड का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अब यहाँ से हम फार्मूला लिखते हैं ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। जब हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं और इसमें रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो हमें वोल्टमीटर फाइंड करके बताता है ई नॉट सेल के बारे में। तो वोल्टमीटर हमें मेजर करके बतलाता है कि इसका सेल पोटेंशियल प्लस में आता है 0.34। ई नॉट आर का मतलब राइट साइड में क्या है आपका कैथोड है, और जो कि कॉपर का, हमें उसका तो फाइंड करना है। ई नॉट एल का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड में है और उसका क्या होता है वैल्यू 0। तो ई नॉट आर का वैल्यू क्या हो गया, प्लस 0.34। ई नॉट आर का मतलब
राइट साइड, और राइट साइड में क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है कॉपर का, तो प्लस 0.34। तो हम यहाँ से निकाल पाए हैं अब कि कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा प्लस 0.34, जिंक का क्या होता है माइनस। तो अब हम यहाँ से समझ चुके हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव आता है तो वहाँ पे आसानी से क्या हो सकता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आता है तो इससे आपको ये समझना है कि यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में जब हम इसको जोड़ते हैं तो इसका क्या हो जाता है रिडक्शन होता है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें आपको जो है ना डैनियल सेल दिया जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए फाइंड दी सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल, मतलब डैनियल सेल का इनॉट सेल ज्ञात करें। इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। डैनियल सेल में आपको पता होता है एक जिंक होता है और दूसरा क्या होता है कॉपर होता है। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं सिर्फ फॉर्मूला का यूज करके। तो डैनियल सेल में आपको पता होना चाहिए, हम लोग डैनियल सेल में जानते थे कि जिंक सॉलिड जो था जिंक 2+ में कन्वर्ट होता था और यहाँ पे हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगाते थे। Cu2+ एक्वस किसमें कन्वर्ट होता था Cu सॉलिड में। तो इस सेल का हमें अब सेल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सेल पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इनॉट सेल बराबर इनॉट R माइनस इनॉट L। तो अब यहाँ से हमें इनॉट सेल का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इनॉट R का मतलब राइट साइड में अभी आपने निकाला है कॉपर का, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकाले हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का कितना निकाले हैं इससे पहले। तो बोलिएगा सर वहां पे तो हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। इसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो कॉपर का जो अभी वैल्यू आपने निकाला है वो प्लस में था 0.34 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखते हैं इनॉट L। तो हम जो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है लेकिन हमें रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन को चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं जिंक 2+ एक्वस, ठीक है, सिंगल लाइन जिंक सॉलिड, डबल लाइन Cu2+ एक्वस, सिंगल लाइन Cu सॉलिड। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम लोग जो वैल्यू लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वह SRP वैल्यू लेते हैं। SRP बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको हम लोग रिडक्शन के टर्म में लिख के दिखा दिए हैं। ये भी रिडक्शन, ठीक है, यहाँ भी रिडक्शन के टर्म में लिखा गया है और यहाँ भी रिडक्शन के टर्म में लिखा गया है। तो अभी आपने निकाला था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जिंक का निकाले थे आप, कौन सा वैल्यू था, तो वहाँ पे जो वैल्यू था आपका -0.76। अब यहाँ पे इनॉट सेल का वैल्यू कितना आएगा 0.34 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.76। जब इन दोनों को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आने वाला है 1.10 वोल्ट। यहाँ से आपको अब पता चल जाना चाहिए कि जब किसी डैनियल सेल में हम जिंक को लगाते हैं और एक साइड कॉपर को लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिंक को लगाना है और कॉपर को लगाना है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन हर हाल में 1 मोलर होना चाहिए और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर 1 बार होना चाहिए। तो उस केस में डैनियल सेल का पोटेंशियल जो आता है 1.10 वोल्ट आता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का हम लोग सेल पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हम उसे एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड दिया रहता है तो हम उसको फॉर्मूला के साथ इस्तेमाल करके उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिख करके वहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, हम लोग सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख देते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ
सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस, इसको हम लोग महत्व कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव का महत्व। तो इसमें थोड़ा सा हम कुछ लैंग्वेज लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। इसका क्या महत्व है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या महत्व है। कोई सा वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उससे आप क्या समझेंगे, अगर कोई वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो उससे आपको क्या जानकारी मिलती है। तो आइए पहले हम इसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का महत्व क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है द एलिमेंट हैविंग मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब किसी एलिमेंट का जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू आएगा रिडक्शन पोटेंशियल का, द एलिमेंट हैविंग मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल ईजिली अंडरगो रिडक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल जो वैल्यू अभी आया था, आप देखे थे कि जिंक का जो वैल्यू था निगेटिव वैल्यू था, कॉपर का जो था पॉजिटिव था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉपर आसानी से क्या हो सकता है, रिडक्शन शो कर सकता है। और आपको पता होना चाहिए जिसका रिडक्शन होता है वह एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। उसी को हिंदी में लिखा गया है, जिस तत्व का इलेक्ट्रोड विभव जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वह आसानी से अवकरण दर्शाता है, अर्थात वह अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग अवकारक के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर से बतला देना चाहते हैं कि अवकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। एक ट्रिक के जरिए से हम लोग जानते हैं ORO, O का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन को हम लोग हिंदी में ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। R का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, R का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग हिंदी में अवकारक के नाम से जानते हैं। O का मतलब ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीकृत। यहाँ से आपको समझ लेना है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वह बोलेंगे, जैसे कि मेरा ऑक्सीकरण हुआ, हमारे में आके ऑक्सीजन जुड़ गया तो हम ऑक्सीकृत भी तो हो गए हैं। लेकिन हम ऑक्सीकृत हुए हैं, हम ऑक्सीजन लेने वाले हैं, तो जो लेने वाला होता है हम उसको अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं, अवकारक कहलाता है, ठीक है। अब इसको ध्यान कैसे रखना है, O से शुरू करेंगे, O पर खत्म करेंगे, ORO, O4 मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और वह ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो R का मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीकरण का हिंदी रिडक्शन का हिंदी अवकरण होता है। वहीं O का मतलब क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अवकारक है तो इसका हिंदी होता है ऑक्सीकारक। फिर यहाँ पे ऑक्सीडाइज था तो इसको R का मतलब क्या शो करेंगे, रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज का उल्टा रिड्यूस्ड। ऑक्सीकृत है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अवकृत। तो जिसका रिडक्शन होता है वह एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और हम बोलते हैं वह रिड्यूस हो गया है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन वह एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट और वह ऑक्सीडाइज हो जाता है कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वह एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और हम कहते हैं कि वह रिड्यूस हो गया है। तो इससे पहले आप लोग देख चुके हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको और बता देना चाहते हैं कि E0 ऑफ जिंक जो है क्या है, इसका वैल्यू E0 ऑफ जिंक का जो वैल्यू आप निकाले थे, इससे पहले आपको ध्यान देने की बात है कि -0.76 है कि कौन सा वैल्यू है। तो हम इसको और लिख सकते हैं, इसी को हम ऑब्लिक करके ऐसा लिख सकते हैं, E0 है रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, रिडक्शन Zn2 प्लस Zn रिडक्शन शो करना है, तब इसका जो वैल्यू आएगा 0.76। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि नॉट लगा दिया गया है, नॉट। ये है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, तो जिसका निगेटिव है
आप समझ सकते हैं क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव तो क्या होगा, रिडक्शन, है ना। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन भी हुआ है आसानी से, आप जानते हैं कॉपर के कंपैरिजन में। वहीं अगर E0 Cu2 प्लस, है ना, या फिर E0 अभी सिर्फ हम लिखें Cu, सिर्फ Cu लिखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आया था प्लस 0.34, लेकिन इसको और हम थोड़ा तोड़ के लिखते हैं Cu2 प्लस सिंगल लाइन Cu प्लस 0.34। ये जो है आपका, ये भी इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका आसानी से क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू हमें कैसा शो करेगा, ज़्यादा रिडक्शन, और यहाँ पर कौन सा वैल्यू है जी, निगेटिव वैल्यू।